हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर से पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 8 यानी चैप्टर 8 को हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं। आप इससे अपना तेजी के साथ जो भी सीरीज डली हुई है मेरी, चाहे हिस्ट्री की हो चाहे पॉलिटिकल की हो, है ना बच्चों, तो आप इसको देखते चलें। और इसके बाद आपको ज्योग्राफी में भी हेल्प मिलना है। ज्योग्राफी की भी कुछ, ज्योग्राफी की तो पूरी नहीं है, लेकिन हाँ हिस्ट्री की बच्चों मैं पूरी डाल चुका हूं, तो आप हिस्ट्री की आप पूरी देख सकते हैं। और ये आज 8वां अध्याय है, जैसा कि आपके सामने ये है। समय न लेते हुए सीधे शुरुआत करते हैं। भारत के प्रदूषित नगर हैं मुंबई, कोलकाता, कानपुर या दा सभी। तो बच्चों इसमें सभी आ जाएंगे। कानपुर भी, वैसे भारत में कानपुर को सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर माना जाता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर चमड़े का ज्यादा काम होता है ना। पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था, तो इसमें 7 नंबर का है हमारा साझा अस्तित्व, है ना। पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था हमारा साझा अस्तित्व। तीसरा, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था डॉक्टर घाली ने, है ना। 1992 ये जो सम्मेलन हुआ था, ये पृथ्वी सम्मेलन, आप इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये पृथ्वी को बचाने की बहुत बड़ी मुहिम थी प्यारे बच्चों, तो उस पर ये हुआ था। 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन, चौथा ये वांड्रुंग में हुआ था, है ना बच्चों। और 5वां है ग्रीन हाउस गैस संबंधित हैं। इस पे कल भी जो वीडियो डाला था मैंने, उस पर चर्चा की थी। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो बच्चों, ये इस पे हम आपको पिछले वीडियो में भी चर्चा करके आपके साथ हम आए थे। और इसलिए पांचवा का वैश्विक ताप यानी ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इसी से संबंधित है प्यारे बच्चों। अब दूसरा है जो इसमें सत्य असत्य पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल 1992 में हुआ था। पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन क्योटो में हुआ था, ये बच्चों असत्य है। बच्चों के अधिकार के लिए यूनिसेफ संगठन है, बिल्कुल हाँ, यूनिसेफ बच्चों के अधिकारों के लिए काम करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अनुषंगिक संगठन मानते हैं इसको। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है बच्चों, ये भी सही है। और विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये गांधी जी की जयंती है बच्चों, उस दिन में हम इसको मनाते हैं। इसके बाद इस इकाई से बच्चों को छोटी सी इकाई है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न, इसमें सॉरी लघु उत्तरी प्रश्न है, इसमें दीर्घ उत्तरी है नहीं, तो लघु उत्तरी प्रश्न आपके सामने हल करके लाया हूं मैं। तो शुरुआत यहां से करते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है? ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। और ये कक्षा 10वीं 9वीं, बल्कि ये तो आप 6वीं 7वीं से अपन पढ़ने लगते हैं। बेसिकली ये भूगोल से संबंधित रिलेटेड प्रश्न है। प्राकृतिक संसाधन वे साधन जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त हैं, वो तो प्राकृतिक होगा बच्चे। अब है ना, अब हमने साथ में एक और कर दिया। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन वे साधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, ऐसे संसाधनों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। या जिन साधनों को बनाने में मानव का कोई भी योगदान नहीं है, ऐसे संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो बच्चे ये तो पहला हो गया, प्राकृतिक संसाधन क्या है। हालांकि हमने इसमें थोड़ा वे प्राकृतिक प्रदत्त साधन जो मनुष्य की कठिनाई को निवारण में सहायक होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ये भी इसको हम ऐसा कर सकते हैं, वे प्रकृति प्रदत्त साधन जो मनुष्य की कठिनाई निवारण में सहायक होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और बच्चों कोई भी संसाधन प्रकृति ने हमको दिए तो वो प्राकृतिक संसाधन यूं ही नहीं बन गया, उसको मनुष्य ने अगर इसमें कुछ और हम जोड़ दें तो वे साधन प्राकृतिक तो प्रकृति से प्रदत्त तो हैं, लेकिन मनुष्य ने इसको संसाधन कब बनाया? जब मनुष्य ने इसमें अपना बुद्धि कौशल का प्रयोग किया बच्चों। अब मान लो उदाहरण के लिए पेट्रोल प्राकृतिक संसाधन है। अब हमें पेट्रोल प्राकृतिक संसाधन, अगर हमने पेट्रोल का या डीजल का इंजन का आविष्कार ही नहीं किया होता बच्चों, तो वो हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन होता क्या? तो प्राकृतिक संसाधन वो कब बना? जब मनुष्य ने उसको अपने विवेक से, कौशल से, स्किल से उसको इस योग्य बनाया
लोहा है, धातुएं हैं। आज लोहा आधारभूत जननी कही जाती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने उसके उपयोग को पहचाना कि ये किसके काम में आ रहा है। इसलिए मनुष्य का इसमें स्किल यानी मनुष्य की बुद्धि और कौशल का उपयोग होना बहुत जरूरी है। तो वे साधन, प्रकृति प्रदत्त साधन जो मनुष्य के द्वारा अपने कौशल विवेक के बल पर कठिनाइयों का निवारण कर रहे हैं, वो प्राकृतिक संसाधन है। तो आप इसको बच्चों कैसे भी लिख सकते हैं। मूलवासी के दो अधिकार लिखिए। तो पहले तो प्रश्न ये आ रहा है, ये मूलवासी हैं कौन? मूलवासी वो लोग हैं जो वर्षों से, शताब्दियों से उसी देश में बसे हुए हैं जहां से बाहर से आए, जो माइग्रेशन हुई, उन जातियों ने उस देश पर कमांड किया, लेकिन वो आज भी उस कमांड से बचे हुए हैं। यानी वो उनके रीति रिवाज संस्कृति को न अपनाते हुए अपनी रीति रिवाज संस्कृति को अपनाए हुए हैं। ऐसे लोगों को मूलवासी बोलते हैं। और ये मूलवासी अफ्रीका, एशिया सभी देशों में पाए गए, महाद्वीपों में पाए गए बच्चों। तो मूलवासी का अधिकार दो बच्चे बहुत सरल हम लिख के लाए हैं आपको, 2 नंबर में पर्याप्त है। अगर आप चाहो बढ़ा सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर इससे बच्चों आपका काम बनने वाला है। इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए, उनके पहले अधिकार है। आप यहां लिख सकते हो मूलवासी के 2 अधिकार निम्नलिखित हैं। तो वो क्या पहला अधिकार मांग रहे हैं कि मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान उनको मिले, नंबर 1। और नंबर 2, अपने मूल स्थान पर हक भी मिले। ऐसा नहीं है कि वहां पर आने वाली जातियां, जैसे अफ्रीका में आप देखो, अमेरिका में देखो, अमेरिका की जो मूल जाति है रेड इंडियन है, वो आज दब के रह गई है। जो इंग्लैंड से वहां के लोग पहुंचे, उन्होंने वहां पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया। उनको आप आज दोयम सेकेंडरी क्या कहते हैं सिटीजन के रूप में देखा जा रहा है। तो हमें इस चीज से भी इनको ये परेशानी है। तो ये कह रहे हैं हमारे मूल वास स्थान पर हक मिले और अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। नंबर 3 बच्चों जो क्वेश्चन है, भूजल संकट के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरल, और आप और हम सभी जानते हैं, बस इसको अपनी भाषा में, शब्दों में बच्चों इनको हमें लिखना है कि जल संकट के क्या कारण है। तो जल संकट के पहला तो कारण है कि वर्षा किसी साल ज्यादा हो जाती, किसी साल कम हो जाती है। कई क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती रहती है, किसी क्षेत्रों में वर्षा कम हो रही है। राजस्थान के क्षेत्रों में दिक्कत आ रही है, तो दिनों दिनों जल स्तर घटता चला जा रहा है। हम अविवेक पूर्ण रूप से जल का विदोहन कर रहे हैं। तो सारे प्राकृतिक संसाधनों पर बात निर्भर हो रही है। लाइट हमें जरूरत है, 1 बाल्टी की, हमने बटन दबा दिया, 4 घंटे चलते चली जा रही है। हम बेस या हम कोई भी उपयोग है, मोटर बाइक है, हम 2 बाल्टी धो सकते हैं, हम उसको पाइप लगा के चले जा रहे हैं। तो भारत में मानसून की अस्थिरता जल संकट का एक बड़ा कारण है। एक दूसरा, लोगों के बीच जल संरक्षण को लेकर जागरूकता का अभाव है। जल का बढ़ता हुआ दुरुपयोग भी जल संकट का कारण है, जो मैंने आपको बताया। हम अवेयर नहीं हो रहे हैं, जागरूक नहीं हो रहे हैं। हमें तो ये लग रहा है फ्री में मिल रहा है जमीन के नीचे, लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, ये हमें सोचना चाहिए। जो कभी जल स्तर आप देखते थे, जो पुराने लोग हैं, या आपने टीवियों में देखा है कि पहले कुएं के माध्यम से लोग बड़ी आसानी से पानी निकाल लेते थे। आज 250 से लेकर 500 600 फीट अंदर तक बोरिंगें होने लगी। सोचो आप, दिनों दिन कितना जल स्तर गिर रहा है। दूसरा, हम पानी का संरक्षण भी नहीं कर रहे हैं बच्चों। पानी बरसात का सीधा समुद्र में पहुंच जाता है, वो पानी हमारे मिसयूज का हो जाता है। हमें छोटी छोटी नालिकाओं से उनको रोकना भी चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, सरिस्का अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो सरिस्का अभ्यारण्य बच्चों ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले तो आप ये याद रख लें, प्रश्न कभी कभी ये भी आ जाता है, सरिस्का अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो सरिस्का अभ्यारण्य बच्चों बाघ के लिए प्रसिद्ध है। प्रदेश राजस्थान में स्थित है और जिला है बच्चों ये अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान के अलवर जिले में बाघ के लिए प्रसिद्ध सरिस्का अभ्यारण्य है बच्चों। 5वां, सर्वव्यापक संसाधन क्या? तो सर्वव्यापक का आपको अर्थ ही समझ रहा है, सर्व जो सब जगह मिल रहा है। तो कुछ संसाधन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, सर्वव्यापक संसाधन कहा जाता है। जैसे वायु, सब संसाधन हो गया। और आखिरी प्रश्न है बच्चों आपके सामने, भूमिगत जल क्या है? जल के भी 3 स्रोत हैं प्राप्त होने के, भौम जल है ना, जमीन के ऊपर, और वायुमंडलीय जल। तो वायुमंडलीय जल वर्षा के रूप में जमीन पर आता है। जमीन से कुछ उपयोग, वो कुछ तो वो नदियों के, नालों के माध्यम से वो समुद्र में जाके मिल जाता है, और कुछ जल जमीन के अंदर सोख लिया जाता है। वही सोखा हुआ जल जो बच्चों है वो भूमिगत है, भूमि के अंदर प्राप्त होने वाला जल है ना। तो भूमिगत जल या भूजल उसे कहा जाता है जो वर्षा द्वारा जल सोखकर भूमि की गहराइयों अर्थात चट्टानों के कणों के बीच पाया जाता है। इसे ही भूमिगत जल
कहा जाता है। तो बच्चों आज ये बहुत छोटी सी इकाई थी, सरल भी इकाई थी, आपके सामने लेकर आया। अगली इकाई के साथ अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।